नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आज हम बात करेंगे अंग्रेजी के कुछ बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आप सभी को, क्योंकि अभी तक इस चैनल पे संजीव इंग्लिश ट्यूटोरियल के नाम से जो बना हुआ है, इस चैनल पे एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है, फिर भी 200 से प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो मैं थैंक यू सभी को बोलना चाहूँगा, मेरे सारे विद्यार्थियों को और सारे दोस्तों को, जिन लोगों ने ख़ास करके स्टार्टिंग में मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ बेसिक्स के बारे में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज हम इंग्लिश को सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश के कुछ बेसिक्स को सीखने जा रहे हैं। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होता है। ये आप सभी को पता है कि अंग्रेजी क्या है, तो एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज यानी भाषा। लैंग्वेज का हिंदी होता है भाषा। लैंग्वेज को हिंदी में हम कहते हैं भाषा। तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होता है। अब सवाल यह उठता है कि लैंग्वेज शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है। तो लैंग्वेज शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लिंगुआ नाम के शब्द से हुई है। LINGUA, लिंगुआ नाम के शब्द से हुई है, जो कि एक लैटिन शब्द है। और लिंगुआ का मतलब होता है टंग, TONGUE, टंग यानी जीभ, आप सभी को पता है। तो लैंग्वेज जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लिंगुआ नाम के शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है टंग। सो आप सभी जानते हैं कि विदाउट टंग वी कैंट स्पीक एनी लैंग्वेज। बिना जीभ के कोई भी लैंग्वेज को बोल पाना मुश्किल है। तो जिस वजह से लिंगुआ से ही लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है, शायद यही वजह होगी। तो अगर हम इस लैंग्वेज को डिफाइन करने का काम करें, लैंग्वेज को बहुत तरह से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे छोटा सा डिफिनेशन तैयार करने का काम करें तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम चाहें तो और भी तरीके से लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि लैंग्वेज इज ए मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स, आवर आइडियाज, इमोशंस एट्सेट्रा। बट यहाँ पे एक डिफिनेशन एक छोटा सा हमने तैयार किया, लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सोर्स का मतलब होता है साधन, यानी लैंग्वेज क्या है, तो बातचीत करने का साधन है। विचार को हम अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं, या उसकी विचारों को जब हम सुनते हैं तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। तो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, और उन कोई लैंग्वेजेस में से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। तो चलिए दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा। इंग्लिश की जब बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के पिता का अगर बात करें हम, तो इंग्लिश लैंग्वेज के पिता किन्हें कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कौन है, अगर हमें जानने का काम करें, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है जॉफ्री चौसर को, GEOFRREY, जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा सा, जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाता है। लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए, आप या तो लिटरेचर कह सकते हैं या फिर आप पोइट्री कह सकते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या पोइट्री जॉफ्री चौसर को कहा जाता है। और अगर हम बात करें फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर की, तो फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर होते हैं लिंडली मुरे। फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर होते हैं लिंडली मुरे। और एक नाम और आप सभी जानते होंगे, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा उन्हें कहा जाता है मिस्टर विलियम शेक्सपियर। फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, अगर फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा की बात करें तो उनका नाम लिया जाता है मिस्टर विलियम शेक्सपियर। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। तो चलिए दोस्त एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जॉफ्री चौसर को कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिंडली मुरे को कहा जाता है, और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा मिस्टर विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। तो अब हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। अब आप लोग इतना जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज को अगर हम सीखना चाहें, किसी भी लैंग्वेज को अगर हम सीखना चाहें, तो उसके लिए हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम ग्रामर कहते हैं, GRAMMAR, ग्रामर।
ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। ग्रामर का मतलब होता है व्याकरण। हिंदी में शायद सभी को आप पता होगा कि व्याकरण किसे कहते हैं, जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जिससे हमें शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आता है। हम अगर इंग्लिश में से बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं ग्रामर इज ए साइंस विच टीचेस अस हाउ टू राइट, रीड और स्पीक करेक्टली। या फिर हम ये भी कह सकते हैं ग्रामर हेल्प्स अस टू राइट, रीड और स्पीक करेक्टली। तो चलिए हम लिख लेते हैं थोड़ा सा इसे भी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन करने का अगर बात करें तो हम फिर से समझ लेते हैं। इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज होता है और लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हमने एक छोटा सा डिफिनेशन तैयार किया, लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर हमने लैंग्वेज की उत्पत्ति कहाँ से हुई उसको समझा। लिंग्वा नाम के शब्द से लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है और लिंग्वा का मतलब होता है टंग यानी जीभ। अब फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कौन है? तो जॉफ्री चौसर हैं। उसके बाद फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन है? तो लिंडली मुरे हैं। और फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कौन है? तो मिस्टर विलियम शेक्सपियर हैं। चलिए दोस्त, इसको मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर क्या होता है? अब देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहें, अगर हम उस लैंग्वेज को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमें ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। तो ग्रामर को हम डिफाइन यहाँ पे करेंगे GRAMAR। ग्रामर का स्पेलिंग होता है ये। कई लोग यहाँ पे ER लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है, तो आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। ग्रामर हेल्प्स अस टू राइट, रीड और स्पीक करेक्टली। यानी कि ग्रामर हेल्प करता है, हेल्प्स अस, ग्रामर हमारी मदद करता है किस चीज में? तो टू राइट, रीड और स्पीक करेक्टली। करेक्टली का मतलब होता है शुद्ध शुद्ध, यानी शुद्ध शुद्ध बोलने, शुद्ध शुद्ध पढ़ने और शुद्ध शुद्ध लिखने में जो हमारी मदद करता है वही ग्रामर कहलाता है। अब ग्रामर के काइंड्स की अगर हम बात करें तो इसके 5 काइंड्स होते हैं। There are 5 kinds of English grammar. There are 5 kinds of English grammar. थोड़ा सा व्हीकल्स का साउंड आ रहा है क्योंकि मेरा जो कोचिंग है वो रोड के साइड में ही है, तो जिस वजह से थोड़ा सा नॉइज़ का सामना करना पड़ता है। और अभी हम क्लास में ही वीडियो बना रहे हैं और ऑफ कोर्स ये मेरा पहला वीडियो है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। काइंड्स की अगर हम बात करें तो ग्रामर के 5 भेद होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, जिसमें सबसे पहला ऑर्थोग्राफी, सबसे पहला जो आता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोग्राफी। दूसरा होता है इटिमोलॉजी, और तीसरा होता है सिंटैक्स, और चौथा होता है पंक्चुएशन। और लास्ट में हम अगर जानने का काम करें तो उसे हम कहते हैं प्रेसिडी, PROSODY, प्रेसिडी। ऑर्थोग्राफी में हम लेटर के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्थोग्राफी में हम लेटर के बारे में यानी वर्ण के बारे में, वर्ण या अक्षर कह सकते हैं। तो वर्ण या लेटर के बारे में हम जब पढ़ते हैं, वर्ण या अक्षर के को इंग्लिश में लेटर कहते हैं और इसका स्टडी ऑर्थोग्राफी में किया जाता है। इटिमोलॉजी में हम वर्ड का स्टडी करते हैं, शब्द यानी कि शब्द का स्टडी करते हैं। और सिंटैक्स में हम सेंटेंस का स्टडी करते हैं। सेंटेंस में हम कोई भी सेंटेंस का जो स्टडी होता है वो सिंटैक्स कहलाता है। और आप एक ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, उसे कुछ लोग सिंटैक्स भी कहते हैं। तो सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, और जिसमें हम सेंटेंस का अध्ययन करते हैं वह सिंटैक्स कहलाता है। और कोई भी सेंटेंस जब खत्म हो जाता है मेरे दोस्त, जब आप देखते होंगे कि जब कोई सेंटेंस खत्म हो जाता है तो लास्ट में हम उसे वहाँ पे सिंबल देने का काम करते हैं। सिंबल का मतलब होता है चिन्ह, कई बार हम फुल स्टॉप देते हैं या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं या क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो ये सारे जो सिंबल्स आप देख रहे हैं ये सभी
पंचुएशन के अंतर्गत आते हैं। और प्रश्डी का मतलब होता है छंद अलंकार, हिंदी इसका हिंदी होता है। और ये क्या होता है, जब हम किसी लैंग्वेज को सजा देते हैं, ब्यूटीफाई कर देते हैं, ब्यूटिफिकेशन ऑफ ए लैंग्वेज हम कह सकते हैं इसे अंग्रेजी में, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन ऑफ ए लैंग्वेज, ब्यूटिफिकेशन ऑफ ए लैंग्वेज, यानी कि जब हम किसी भाषा को सजा देते हैं तो वह प्रश्डी के अंतर्गत आ जाता है। इसमें दोहा, चौपाई, कविता, ये सारे जो जितने भी होते हैं वो सभी प्रश्डी के अंतर्गत आते हैं। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं, इटिमोलॉजी को शब्द विचार कहते हैं, सिंटैक्स को वाक्य विचार कहते हैं, पंचुएशन को चिन्ह विचार कहते हैं और प्रश्डी को छंद अलंकार कहते हैं। स्टडी की बात अगर करें तो ऑर्थोग्राफी में लेटर का स्टडी किया जाता है, इटिमोलॉजी में वर्ड का स्टडी किया जाता है, सिंटैक्स में सेंटेंस का स्टडी किया जाता है और पंचुएशन में सिंबल्स यानी चिन्ह का स्टडी किया जाता है। और प्रश्डी के अंतर्गत ब्यूटिफिकेशन ऑफ ए लैंग्वेज, जब हम किसी भाषा को अलंकृत कर देते हैं या सजा देते हैं तो वह प्रश्डी कहलाता है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के 5 भेद होते हैं। जब कुछ लेटर आपस में मिलते हैं तो शब्द बनते हैं, जब कुछ शब्द आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस बनते हैं। और सब इसका एक कंडीशन है कि जब लेटर मिलेगा तो एक अर्थ देना चाहिए, और जब शब्द मिलेगा तो कंप्लीट अर्थ देना चाहिए, तभी वो सेंटेंस बन पाएगा। जब एक से अधिक लेटर मिलेगा और अर्थ देगा तो वर्ड बन जाएगा, और जब एक से अधिक वर्ड मिलकर के कंप्लीट अर्थ देगा, कंप्लीट सेंस देगा, तब वह सेंटेंस बन जाएगा। और उसके लास्ट में हमें सिंबल देने की जरूरत पड़ती है तो वो कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना जरूरी है। जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी लर्नर्स हैं, इंग्लिश को हम 2 तरह से सीखते हैं। एक होता है स्पोकन इंग्लिश और एक होता है रिटेन इंग्लिश। एक होता है स्पोकन इंग्लिश और एक होता है रिटेन इंग्लिश। तो स्पोकन इस चैनल के माध्यम से हम स्पोकन और रिटेन दोनों करवाने का काम करेंगे। स्पोकन और रिटेन दोनों अंग्रेजी इस चैनल के माध्यम से, दोनों तरह का जो अंग्रेजी होता है वो आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। एक स्पोकन इंग्लिश और एक रिटेन इंग्लिश। स्पोकन का मतलब आप सभी को पता है ना, जब हम अपना कम्युनिकेशन स्किल को प्रमोट करते हैं, है ना, बढ़ावा देते हैं, स्पोकन इंग्लिश कहलाता है। और रिटेन में तो आपको पता है, जब हम अपने राइटिंग स्किल को मजबूत करते हैं तो रिटेन इंग्लिश कहलाता है। तो इंग्लिश को 2 तरह से सीखते हैं और इस चैनल के माध्यम से दोनों अंग्रेजी आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। अब आगे की ओर अगर हम बढ़ने का काम करें थोड़ा सा इससे आगे, तो चलिए देख लेते हैं जरा सा कि चलिए तो अब इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल लेटर की अगर हम बात करें, टोटल लेटर की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल लेटर 26 होते हैं। टोटल लेटर 26 होते हैं और इन टोटल लेटर को एक साथ हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। अल्फाबेट, EALPHABET, अल्फाबेट। अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला, यानी 2600 लेटर को एक साथ अल्फाबेट कहा जाता है। किसी भी भाषा में अल्फाबेट की संख्या 1 होती है। लेटर की संख्या अंग्रेजी भाषा में 26 है, लेकिन अल्फाबेट कितना है? 1 है। अगर हम अल्फाबेट में यस लगा देते हैं, अल्फाबेट में अगर हम यस लगा देते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है और अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है भाषाएं। शायद इसीलिए अल्फाबेट के अंदर अंत में अगर यस लगा करके पेपर में दिया जाता है तो गलत होता है और उसे सही नहीं माना जाता है। अल्फाबेट्स नहीं कहना है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में अल्फाबेट एक ही हो सकते हैं, वर्णमाला एक ही हो सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा क्लास है, इस क्लास में 26 लड़के बैठे हैं, तो क्लास की संख्या 1 है, स्टूडेंट की संख्या 26 यानी 26 है। स्टूडेंट 26 है और क्लास तो एक ही है, क्योंकि 26 स्टूडेंट मिल करके एक क्लास बना है। तो ठीक उसी प्रकार 26 यानी 26 लेटर मिल करके एक अल्फाबेट बना हुआ है। तो आपको कभी ये नहीं कहना है कि अल्फाबेट 26 होते हैं, गलत होता है ये। अब आगे बढ़ते हैं अगर दोस्त थोड़ा सा, तो इस 2600 लेटर को अगर हम चाहें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक का नाम आप सभी को पता है वोवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। एक होता है वोवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में कहते हैं व्यंजन।
वॉवेल्स को हिंदी में कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट्स को कहते हैं व्यंजन। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स की संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू सभी को पता है, और कॉन्सोनेंट्स की संख्या 21 होती हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी इसके अलावे जितने भी होते हैं बी सी डी ये सभी अपने आप में कॉन्सोनेंट होते हैं। अब कॉन्सोनेंट से ही निकल करके आता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल्स की संख्या 2 है, डब्ल्यू और वाई। सेमी वॉवेल्स 2 हैं। सेमी का मतलब होता है आधा, सेमी का मतलब होता है आधा, इसलिए इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर हिंदी में अर्ध स्वर कहा जाता है और अंग्रेजी में सेमी वॉवेल्स। डब्ल्यू और वाई आप देखे होंगे, फाइनल से पहले एक फाइनल खेला जाता है, जिसे हम सेमीफाइनल कहते हैं। यानी कि ठीक उसी प्रकार ये जो है वॉवेल्स कंप्लीट वॉवेल नहीं, ये सेमी वॉवेल माना जाता है डब्ल्यू और वाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लेटर की संख्या तो हम जान लिए कि अंग्रेजी भाषा में टोटल लेटर 26 होते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि अंग्रेजी भाषा में टोटल साउंड कितने होते हैं, तो टोटल साउंड की संख्या जान लेते हैं। टोटल साउंड 44 होते हैं। टोटल साउंड 44 होते हैं। अंग्रेजी भाषा में टोटल साउंड 44 होते हैं। जी हाँ, अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट 1 होते हैं। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 1। लेटर 26 और टोटल साउंड कितने होते हैं? 44। और इन टोटल साउंड को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिससे हम कहते हैं, एक को हम कहेंगे वॉवेल साउंड, एक को हम कहेंगे वॉवेल साउंड और एक को हम कहेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। एक होता है वॉवेल साउंड और एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या होती है 20 और कॉन्सोनेंट साउंड की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या होती है 24। यानी कि ए वॉवेल साउंड हमारा 20 होता है और कॉन्सोनेंट साउंड 24 होता है। अब ये दोनों मिला करके टोटल साउंड कितने हो गए? 44 हो गए। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब कभी आप लैंग्वेज सीखने की शुरुआत करते हैं तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज जानना ज़रूरी होता है, ताकि आने वाले समय में आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। बेसिक अगर आपका ठीक रहेगा तो आने वाले समय में सीखने में आसानी होगी। और इंग्लिश सीखने का क्रेज़ बहुत सारे लोगों के अंदर होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, पर उन हेजिटेशन और वर्ड पावर की कमी की वजह से उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है। सो आई वांट देम टू स्पीक इंग्लिश, सो दैट इज व्हाई I have started this channel, and I believe that in the coming time you will get a lot of advantage from this channel. So I think that this is enough for today. आज के लिए इतना काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. Thank you so much and good night.